So yes, talking about income from house property one of the most important concept है income tax के अंदर. Income from house property का charging section है section number 22. So are you guys excited about learning all this? So what are we waiting for? Let's get started. So hello everyone, I hope you all are doing good. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का. सबसे पहले एक बात समझो, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का हमारे को डिडक्शन मिलता है? तो यस, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो है वो हमारे को डिडक्शन मिलता है. बट कंडीशन क्या है कि जो लोन है वो हमने जो है वो लिया हो हाउस प्रॉपर्टी के लिए. तो यस, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एज अ डिडक्शन इफ द लोन इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. मतलब किसके लिए जो है वो लिया हुआ है? दैट इज पर्पज कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन वगैरह. यहाँ पर पर्पस नहीं है, यहाँ पर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन है. तो ये पर्पस नहीं है, ये क्या है? परचेज कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रेनोवेशन. तो अगर आपने जो है परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए लिया है तो आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा. किसका डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाएगा. अगर आपने लोन जो लिया है वो जो है वो कौन सी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है? फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लिया है. और जो है वो क्या है, किस पर्पस के लिए? परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए लिया है. तो आपको जो है वो उसका डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का. दूसरा एक बात आप और समझो, इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाता है ड्यू बेसिस पर. इंटरेस्ट जो है वो अलाउड होता है ड्यू बेसिस पर. इट मीन्स इस साल का इंटरेस्ट जो है वो इस साल अलाउड होगा. एंड अगर मान लो आपने नहीं भी पे किया तब भी आपको अलाउड हो जाएगा. तो पेड वाला भी अलाउड होगा और आउटस्टैंडिंग वाला भी अलाउड होगा. तो मतलब इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाएगा ड्यू बेसिस पर अलाउड हो जाएगा. आपने पे कर दिया तब भी अलाउड है. अगर मान लो आउटस्टैंडिंग है, आपने इंटरेस्ट जो है पे नहीं किया है, तब भी अलाउड हो जाएगा. तो बेसिकली आपको वो इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा. आपको मिल जाएगा. अब एक बात आप समझ के चलो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो है वो आपको डिडक्शन नहीं मिलता. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का डिडक्शन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है वो उसे क्या बोला जाता है? पेनल्टी इंटरेस्ट जो है वो बोला जाता है. पीनल इंटरेस्ट जो है वो उसे बोला जाता है. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को जो है वो क्या बोला जाता है? पीनल इंटरेस्ट भी बोला जाता है. इट मीन्स आपका जो है वो कोई इंटरेस्ट बकाया था, उसके ऊपर कोई और इंटरेस्ट जो है वो लगा दिया गया है. तो क्वेश्चन आ जाता है, क्या वो इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाता है? तो बेसिकली जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो अलाउड नहीं होता एज अ डिडक्शन. क्वेश्चन आ जाता है कि लोन जो है वो किससे लेना है? लोन जो है वो आप किसी से भी ले लो. लोन जो है वो आपने किसी से भी लिया, बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, ट्रस्ट से लिया, फ्रेंड से लिया, फैमिली से लिया, तो आपको जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा. उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट होगा उसका डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा. क्वेश्चन आ जाता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या कितना वो अलाउड होता है? क्या उसके ऊपर कोई लिमिट है? तो आंसर है यस, उसकी जो है वो लिमिट है. बट आप जो है वो अभी एक बात समझना, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर कोई जो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है. लेट आउट प्रॉपर्टी है और जो है वो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है. टोटल इंटरेस्ट जो भी होगा वो सारा का सारा अलाउड हो जाएगा. टोटल इंटरेस्ट जो भी है वो अलाउड हो जाएगा. क्यों जो है वो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी जो भी लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर जो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो रही है. बट आप एक बात समझना कि जो हमारे पास में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर लिमिट है. तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है. टोटल जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा. वही मैं बात करूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो लिमिट है. हम वो सीखते हैं वो कैसे, क्या है लिमिट. सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि आप कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हो. तो आप दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हो. आप कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ले सकते हो? आप दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हो. तो आपको कितना मिल जाएगा? उसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं. एक तो आ जाता है हमारे पास में स्पेशल केस और एक आ जाता है हमारे पास में नॉर्मल केस. तो एक आ जाता है हमारे पास में स्पेशल केस, एक आ जाता है हमारे पास में नॉर्मल केस. अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्पेशल केस है वो क्या बोलता है? स्पेशल केस के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद में जो है वो लोन लिया होना चाहिए. तो ये स्पेशल केस का पहला पॉइंट क्या है कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया होना चाहिए.
तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद में। सेकंड आ जाता है कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए फॉर परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास में, लोन जो है वो आ जाता है, लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आ जाती है कि अगर लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए, अगर नहीं जो लोन है अगर वो हमने लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो लोन है तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो 5 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर जब हमने लोन लिया है। तो अगर आपका केस जो है वो स्पेशल केस में आ जाता है, तो स्पेशल केस के अंदर कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, या फिर जो लोन है वो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो, और जो है वो प्लस में कि मतलब जो लोन है वो हमने किस लिए लिया होना चाहिए, और नहीं प्लस है कि मतलब ये भी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लोन जो है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होना चाहिए। प्लस में अगर लोन जो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारी 5 सालों के लिए जो कंप्लीट 5 सालों के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर जब जो है वो लोन लिया था उसके 5 सालों के अंदर लोन जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ सेटिस्फाई होता है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम आपको 2 लाख का जो है वो 2 लाख का जो 2 लाख माइनस कर सकते हो आप। मैक्सिमम जो है आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल जाएगा 2 लाख का। मैक्सिमम आपको कितना डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर मान लो जो है वो आपने ये तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करी है, मान लो आपने जो है वो तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करी है, तो आपका केस जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, नॉर्मल केस में चला जाएगा। एंड वहाँ पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 30,000 ओनली तक की ही मिलेगी। उस केस में आपको मैक्सिमम जो कितनी डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम 30,000 तक की ही मिलेगी। तो हम समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ के अंदर देखो, सबसे पहले जो ये समझो कि इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या डिडक्शन मिल जाता है, हाँ मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं एलओपी और डीएलओपी, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी और डीएलओपी मतलब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी जो भी है, क्या उसके ऊपर कोई लिमिट है, कोई भी लिमिट नहीं है। टोटल इंटरेस्ट जो है वो जो भी टोटल इंटरेस्ट है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाता है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाता है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है वो क्या है, उसके ऊपर लिमिट है, उसके ऊपर लिमिट है। उसके ऊपर क्या लिमिट है, सबसे पहले जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो जो है वो ओनली जो है दो हाउसेस की मिलेगी। तो यहाँ पर जो डिडक्शन है वो कितने हाउसेस के लिए मिलेगी, 2 हाउसेस के लिए मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है यहाँ पर 2 केस आ जाते हैं, एक तो आ जाता है स्पेशल केस और एक आ जाता है नॉर्मल केस। स्पेशल केस जो है वो क्या कहता है कि यहाँ पर 3 कंडीशन आ जाती है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद में। दूसरी आ जाती है कंडीशन कि लोन जो है वो हमने परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होना चाहिए। तीसरा आ जाता है कि अगर लोन जो है वो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 सालों के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर जब से हमने लोन लिया है। एंड अगर ये तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारे को जो है वो कितना जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 2 लाख का। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम नॉर्मल केस में पहुंच जाएंगे। उस केस में हमारे को जो है कितना डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 30,000 का। तो अब आप एक बात समझो, नॉर्मल केस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। अगर मान लो आपने लोन जो है वो 1/4/1999 से पहले लिया है तो वो नॉर्मल केस बन गया। या फिर आपने लोन जो है वो रिपेयर या और रिनोवेशन के लिए लिया है, वो भी नॉर्मल केस बन जाएगा। बिकॉज यहाँ पर स्पेशल केस के अंदर परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो जो भी रिपेयर्स, अगर मान लो आपने लोन लिया रिपेयर या रेनोवेशन के लिए, वो नॉर्मल केस में चला जाएगा। एंड वहाँ पर कितनी मिलेगी डिडक्शन, मैक्सिमम 30,000 की। या फिर आपने लोन जो है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए लिया है बट आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 सालों के अंदर कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी हमारा नॉर्मल केस के अंदर जो है वो चला जाएगा। एंड नॉर्मल केस के अंदर चला जाएगा तो हमारे को मैक्सिमम डिडक्शन जो है कितनी मिलेगी, 30,000 की। अब एक बात समझो, अगर मान लो दो हमारी एसओपी है, जो 2 एसओपी तक का जो है वो हमारे को जो है डिडक्शन मिल सकता है ना। तो यहाँ पर अगर हमारी जो 2 एसओपी है दोनों की दोनों जो है स्पेशल केस में आ जाती है, दोनों की दोनों जो है स्पेशल केस में आ जाती है, दोनों की दोनों जो है वो स्पेशल केस के अंदर आ जाती है। तो उस केस के अंदर दोनों की दोनों अगर स्पेशल केस के अंदर आ जाती हैं तो उनके अंदर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 2 लाख का। और अगर दोनों की दोनों जो है वो नॉर्मल केस में आ जाती है तो उसके अंदर डिडक्शन जो है वो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000 का। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि एक जो है वो हमारी स्पेशल केस में आ जाती है और एक जो सेल्फ एसओपी है वो हमारी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो हमारी नॉर्मल केस में आ जाती है, तो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2,30,000 का नहीं मिलेगा, 2 लाख तक का ही मिलेगा। अब हम अगले पार्ट पर जो है वो चलते हैं।
अब मान के चलो आपने जो है कोई लोन लिया था एक्सिस बैंक से, आपने कोई लोन लिया था, और जो आपने एक्सिस बैंक से लोन लिया था वो परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने जो है वो लोन लिया था। अब एक बात समझ के चलो, अगर मान लो आपने जो है वो एक्सिस बैंक का लोन जो है वो आपने रीपे कर दिया है, अगर वो जो एक्सिस बैंक का लोन है वो आपने क्या कर दिया, उसे आपने रीपे कर दिया है, HDFC से आपने लोन लेकर वो जो एक्सिस बैंक वाला लोन था वो आपने क्या कर दिया, रीपे कर दिया। आपने क्या करा, HDFC से जो है वो लोन लेकर आपने एक्सिस बैंक वाला लोन जो है वो क्या कर दिया, रीपे कर दिया। अब क्वेश्चन जो है वो क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने नया लोन लिया है पुराने लोन को रीपे करने के लिए, क्या उसका भी इंटरेस्ट जो है वो, उसका भी डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा? तो आंसर इज यस, उसका भी डिडक्शन जो है वो हमारे को मिल जाएगा। तो आंसर इज यस, उसका भी डिडक्शन जो है वो हमारे को मिल जाएगा। तो एक बात समझो, अगर कोई भी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर द रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन एंड अर्लियर लोन वॉज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एंड अर्लियर लोन वॉज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देन इंटरेस्ट जो भी फ्रेश लोन पर होगा वो अलाउड हो जाएगा डिडक्शन के लिए, वो अलाउड हो जाएगा एज अ डिडक्शन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसका भी डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। जो फ्रेश लोन पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये वाली बात भी ख़त्म हो जाती है। अब एक बात जो है समझ के चलो, अगर मान लो हमने लोन जो है वो इंडिया के बाहर से लिया है और उसके ऊपर आप जो है वो क्या कर रहे हो, कोई इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट जो भी आपने पेड जो भी आउटसाइड इंडिया करा है उसके ऊपर आपको डिडक्शन जो है वो तभी मिलेगा अगर आपने उसका TDS जो है वो काटा है। तो अगर आपने उसका TDS जो है वो काटा है तभी जाकर आपको उसका डिडक्शन जो है वो अलाउड होगा। तो इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, उसका डिडक्शन कब अलाउड नहीं होगा, अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं करा है तो कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। अगर आपने TDS नहीं काटा है तो अलाउड कब होगा, अगर आपने TDS काटा है। तो आपको TDS काट के जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो मतलब केस क्या बन जाता है, अगर आपने TDS नहीं काटा या फिर काटा और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो उस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। अब एक जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि कौन सा है, अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्री कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सबसे पहले एक बात समझो, जिस साल में जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ उसी साल में वो हाउस प्रॉपर्टी बनी, उससे पहले तो वो हाउस प्रॉपर्टी थी ही नहीं। तो बेसिकली जिस साल में जो है वो हाउस प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्ट हुई उसी साल में तो वो हाउस प्रॉपर्टी आई। क्या उससे पहले वो हाउस प्रॉपर्टी थी? नहीं, उससे पहले तो वो हाउस प्रॉपर्टी थी ही नहीं। तो आप समझ के चलो कि जिस साल में जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ उससे पिछले वाले जितने भी पीरियड का इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी जो है वो बोलते हैं। सो प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी इंटरेस्ट जो भी पेड करा है बिफोर द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड, उससे पहले जो भी इंटरेस्ट पे किया है उसे प्री कंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरेस्ट भी बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर मान लो जो कंस्ट्रक्शन है वो कभी भी 2021 के अंदर कभी भी जो हमारा जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ, तो जो हमारा 31 मार्च 2020 से पहले वाला जो भी इंटरेस्ट है उसे क्या बोलते हैं हम, प्री कंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरेस्ट भी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन इंटरेस्ट भी जो है वो बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्री कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है, क्या उसका डिडक्शन मिल जाता है? द आंसर इज यस, उसका भी डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। बेसिकली जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है वो हमारे को अलाउड हो जाता है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाता है। अब कहाँ से जो है वो हम जो है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में से कंप्लीट कर सकते हैं, तो जिस साल हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वहाँ से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमारे को उसका डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाता है। तो वहाँ से जब से कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है वहाँ से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो उसका डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाता है। अब सपोज करके चलो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है 2021 में, तो हमारे को जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होगा वो हमारे को जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको जो भी 31 मार्च 2020 तक का जो भी इंटरेस्ट होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक बात समझ के चलो, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें जो बताई वो सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बताई, प्री कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट के बारे में बताया। बट ऐसा भी हो सकता है प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट भी हो सकता है।
जैसे मान के चलो मैंने 1 जनवरी 2020 को लोन लिया, किस लिए लिया? हाउस को परचेज करने के लिए लिया। और मैंने जो अपना हाउस है वो कब जो है वो परचेज करा? मैंने अपना हाउस जो है वो परचेज करा, मान के चलो जो है वो अगस्त जो है वो 2020 के अंदर मैंने अपना हाउस परचेज करा। अब एक बात समझो, अगस्त 2020 है तो मतलब जो 2021 का इंटरेस्ट होगा वो तो हमारे को अलाउड हो ही जाएगा। बट एक बात समझो, जो 31 मार्च 2020 तक का जो भी इंटरेस्ट है, जो बेसिकली 1 जनवरी 2020 से लेकर जो भी 31 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट होगा, जो भी 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक का जो इंटरेस्ट होगा, उसे क्या बोला जाएगा? उसे प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट भी जो है वो बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा? प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट भी जो है वो बोला जाता है। और ये जो प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट होगा, ये भी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाता है। ये भी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाता है। कहाँ से? फ्रॉम द ईयर जब से जो है वो आपने परचेज करा है। आपने परचेज जो है वो कब करा? 2021 में किया है, तो 2021 से आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ये इंटरेस्ट आपको अलाउड हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये ख़त्म हो जाता है। सो जो है वो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।